नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध के स्पेशल वॉर कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। एक बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी अभी ये आ रही है कि रूस के कच्चे तेल आयात पर बैन लगाएगा अमेरिका। टीवी9 भारतवर्ष के सूत्रों के हवाले से एक खबर है। व्हाइट हाउस किसी भी वक्त कर सकता है बैन का ऐलान। दुनिया भर में 2 से 3 गुना हो जाएगा कच्चे तेल के दाम, यानी तेल के दामों की कीमत बढ़ेगी। बैन लगा तो $300 प्रति बैरल हो जाएगी कीमत। ये खबर बहुत बड़ी कीमत है और ये असर पूरी दुनिया पे डालेगी अगर ऐसा फैसला अमेरिका की तरफ से आता है, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद ये फैसला अमेरिका ले सकता है। रूस के कच्चे तेल आयात पर बैन लगाएगा अमेरिका। ये अभी तक की खबर है। व्हाइट हाउस किसी भी वक्त इसका ऐलान कर सकता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि रूस के कच्चे तेल आयात पर जब बैन लगाएगा अमेरिका, उससे कीमतों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। व्हाइट हाउस किसी भी वक्त इसका ऐलान कर सकता है और अगर इसको वैसे देखते हुए चलें तो दुनिया भर में 2 से 3 गुना हो जाएगा कच्चे तेल का दाम। कीमतों में जबरदस्त तरीके से उछाल आएगा। बैन लगा तो $300 प्रति बैरल हो जाएगी कीमत। और अंशुमन तिवारी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अंशुमन जी, पहले तो समझा दीजिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो इस बात की तैयारी राहुल चल रही थी पिछले करीब 48 घंटे से दुनिया में कि रूस का जो तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है उसे प्रतिबंधित किया जाए। रूस ने सिर्फ यही चेतावनी नहीं दी थी कि तेल की दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $300 से ऊपर हो जाएगी, बल्कि उसने आज ये भी चेतावनी दी थी कि वो नॉर्थ स्ट्रीम के जरिए जो गैस जाती है यूरोप को, उस पर भी रोक लगा देगा। अब स्पष्ट रूप से हमें गणित समझना होगा। रूस हर का जो दैनिक उत्पादन है वो करीब 10 मिलियन बैरल पर डे का है और उसको बंद कर देने का मतलब है कि इतना तेल बाजार में नहीं आना। और इसी आशंका के कारण $139 से $140 पर बैरल की तेल की कीमत हो चुकी थी। कोशिश ये होगी कि अगले 15 दिन में सऊदी अरब, कतार और कुछ बाकी देश मिलकर उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी करें, लेकिन वो 2.5 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा नहीं होगी। यानी 4 से 5 मिलियन बैरल पर डे का लॉस मार्केट में एक सप्लाई शॉर्टेज रहेगी। तो तेल की कीमतें 160, 155, 170 के आसपास जा सकती है। और इस बात के लिए पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं ने तैयारी कर ली है। अमेरिका ने और यूरोप ने इस बात की तैयारी कर ली है कि उन्हें तेल की महंगाई से का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। अंशुमन जी, इसको जरा थोड़ा समझाइए। अमेरिका आयात पर बैन लगा रहा है, भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के लिए डबल वहमी है, दोहरी मुसीबत है। रुपया 170 से पार है, 80 के रेट मिल रहे हैं और भारत, टर्की और थाईलैंड दुनिया की 3 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी करेंसी सबसे कमजोर है इस समय। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है तो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, मजबूत मुद्राओं की तुलना में कमजोर मुद्रा वाले देश ज्यादा नुकसान में रहते हैं। तो भारत के लिए तो तेल की कीमत, आयातित तेल की कीमत 50 से 60% ज्यादा होगी अन्य देशों की तुलना में। तो भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी टालने की अगर सरकार कोई कोशिश कर भी रही थी राजनीतिक नुकसान, नफा नुकसान को देखते हुए, तो वो लगभग अब खत्म हो गई है। तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होगी। तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी फरवरी के अंत तक, यानी लागत से कम कीमत पर तेल बेचने के कारण अंडर रिकवरी 22 से 25 रुपए के आसपास थी, जो अब इस नए लेवल पर जाने के बाद। अंशुमन जी, एक थोड़ा लमसम आइडिया बताइए, कितना तेल जा सकता है, कितना महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल? मैंने आपको बताया ना कि अंडर रिकवरी 22 से 34 रुपए के आसपास है तेल कंपनियों की। यानी तेल कंपनियां तेल की लागत, कच्चे तेल की कीमत को शामिल करके जो तेल का मूल्य भारत में तय किया जाता है उस पर 22 से 25 रुपए का नुकसान झेल रही है। अब उसमें सरकार कितनी कीमत बढ़ाकर लोगों तक देगी, कितनी तेल कंपनियां अपने घाटे में एब्जॉर्ब करेंगी और कितनी सरकार ड्यूटी कम करके तय करेगी, ये हमें देखना होगा। ये इस तरीके का एक फार्मूला सरकार के भीतर वर्कआउट हो रहा है, जिसमें थोड़ा लेकिन ये तय अंशुमान जी कि इसका असर भारत पे पड़ेगा और भारत के मध्यम वर्गीय पे भी पड़ेगा, ठीक ठाक असर पड़ेगा अगर सरकार उस बीच के गैप को नहीं भरती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और सीधे पोलैंड चलते हैं, जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल मौजूद हैं। गौरव, सबसे पहले तो इस फैसले को देखें और समझें तो बड़ा इंपैक्ट, मेजर प्रभाव पड़ने वाला है। हम इसे सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक सीमित नहीं रख सकते, भारत पर भी सीधा सीधा प्रभाव है। गौरव, आपको आवाज मिल रही है? तो लगता है गौरव तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से आपको बता दें कि व्हाइट हाउस किसी भी वक्त एक बड़ा ऐलान कर सकता है। दुनिया भर में 2 से 3 गुना हो जाएगा कच्चे तेल का दाम, क्योंकि अमेरिका रूस से तेल आयात पर बैन लगा सकता है। बैन लगा तो $300 बैरल हो जाएगी तेल की कीमत। और जो अब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इसका सीधा सीधा असर, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि यूरोप पे पड़ेगा, अमेरिका पे पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इसका सीधा असर भारत पे पड़ेगा
और भारत में भी तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। गौरव अग्रवाल पोलैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, इस फैसले को अगर अमेरिका लेता है तो इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है भारत में भी, लेकिन अभी की स्थिति को हम मान के चलें तो क्या इन आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए या इस तरीके के बैन्स के जरिए कोई लगाम लगाता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका आपको रशिया पर? फिलहाल तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। और देखिए, अगर रशिया का एक्सपोर्ट देखें ऑयल का तो अमेरिका को उतना है ही नहीं। अमेरिका की जो फ्यूल की और एनर्जी की जरूरतें सबसे ज्यादा पूरी होती हैं वो होती हैं कनाडा से, मैक्सिको से और सऊदी अरेबिया से। हाँ, अगर यही फैसला यूरोपियन यूनियन लेता तो ये बहुत बड़ा तबाही वाला फैसला होता, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में कोल के प्राइसेस और फ्यूल के प्राइसेस क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। और इसीलिए आपको याद होगा राहुल, जर्मनी ने साफ कहा है कि अभी वो रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी तुरंत नहीं बंद कर सकते, वरना उनके पास दूसरा सोर्स नहीं है जो उसकी पूर्ति कर सके। प्राइसेस की जहां तक बात करें, आप भारत में कह रहे हैं तो यही फील यहां यूरोप में भी हो रहा है। आज से 10-12 दिन पहले जो यहां पर पेट्रोल 4.5 ज़्लॉटीज, जो पोलैंड की करेंसी है, जिसको आप अगर पैसों में देखें तो करीब 70 रुपए के आसपास था, वो यहां पर बढ़कर अब 7 रुपए के ऊपर जा चुका है। राशनिंग की गई है सरकार की तरफ से कि ज्यादा तेल आप यूज नहीं कर सकते लोग। 50 लीटर प्राइवेट गाड़ी, 100 लीटर बड़ी गाड़ियां, और ये राशनिंग कर दी गई है। शुरू से लेकर आखिर तक जो समझ में आ रहा है वो इतना तय है कि अमेरिका जो भी फैसला ले रहा है उसका प्रभाव सीधे उस पर नहीं पड़ रहा, या तो यूक्रेन पे पड़ रहा है या यूरोप पे पड़ रहा है। और अगर इस तरीके का आयात लगाता है, आयात पर बैन लगाता है, तो उसका प्रभाव इंडिया तक पर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका पे भी नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो यूक्रेन पर रूस के अटैक के 13वें दिन वर्ल्ड वॉर की आहट आने लगी है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लग रहा है कि कभी भी विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। आज खार्किव में रूस के मिसाइल अटैक में अल्बानिया का दूतावास तबाह हो गया। खार्किव पर ही रूस लगातार बारूद बरसा रहा है। रूस की मिसाइल लगातार खार्किव में धमाके कर रही है। इसी बीच रूस की एक और फौजी तैयारी की तस्वीर भी सामने आई है। रूस की सेना बड़ी तादाद में इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन पहुंचा रही है, यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन में और तबाही दिख सकती है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं यूक्रेन जंग से जुड़ी 9 बड़ी खबरें। अटैक जारी है। रूस की आर्मी लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। कीव और खार्किव जैसे शहरों में रूस के हमले से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। रूसी हमले में खार्किव शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। रूसी सेना ने मिसाइल अटैक कर यूक्रेन के चेरनिहिव में ऑयल डिपो को तबाह कर दिया। रूसी हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। इस आग में ऑयल डिपो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ऑयल डिपो तबाह होने से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस की बमबारी में यूक्रेन के सुमी शहर में भारी तबाही हुई है। बमबारी में सुमी के रिहायशी इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। मिसाइल अटैक में सुमी की कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। अटैक में कुछ नागरिकों की जान भी गई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके ड्रोन अटैक में रूस के आर्मी का एक काफिला पूरी तरह तबाह हो गया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के काफिले बेयरक्तार TB2 ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन को तुर्की के बेयरक्तार TB2 ड्रोन मिले। कीव पर कब्जे के लिए रूस का अटैक जारी है। कीव के कई इलाकों में रूस की सेना ने हवाई हमले किए। इस एयर स्ट्राइक से कीव दहल उठा। यूक्रेन शहर खार्किव में रूस लगातार हमला कर रहा है। रूस की एयर स्ट्राइक में खार्किव में कई हाई राइज इमारतें खंडहर बन गई हैं। खार्किव में यूक्रेन की सेना रूसी आर्मी को लगातार जवाब दे रही है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच खार्किव में बीच सड़क पर टैंक से फायरिंग हुई। कीव की तरफ बढ़ रही रूस की आर्मी ने इरपिन में ताबड़तोड़ बमबारी की। इरपिन में हुए इस हमले में कई अपार्टमेंट्स पूरी तरह से तबाह हो गए। रूस की बमबारी से डरे लोग इरपिन छोड़कर भाग रहे हैं। यूक्रेनी संसद के सदस्य येवेन शेवचेंको को देश से भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेनी सरकार के आदेशानुसार शेवचेंको को अनिवार्य सैनिक सेवा में शामिल होना था। 34 साल के शेवचेंको ने पिछले साल अप्रैल में बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की थी। जंग के बीच यूक्रेन से अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। यूरोप के कई देशों में यूक्रेन से लाखों शरणार्थी रेह पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग और लंबी चली तो 40 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ सकते हैं। ये तस्वीरें जो दिख रही हैं वो दिख रही हैं, लेकिन यूक्रेन में जंग के 13 दिन बाद भी रूस को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। रूस यूक्रेन के महज 25% के आसपास हिस्से पर ही कब्जा कर पाया है।
दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि वो रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। रूस एक विनाशक और ताकतवर हथियारों से लैस है, लेकिन यूक्रेन में रूस के हथियार उतने कारगर साबित नहीं हुए। रूस की सेना भी यूक्रेन में उतनी कामयाब नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या यूक्रेन में रूस के हथियार और उसकी फौज नाकाम साबित हो रही है? दिन से यूक्रेन पर रूस ऐसे ही बारूद बरसा रहा है। रूस पूरी ताकत से कीव पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। रूस की एयरफोर्स, रूस की आर्मी, रूस की आर्टिलरी पूरी ताकत से यूक्रेन में तबाही मचा रही है। लेकिन 13 दिन बाद भी रूस को वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद उसे थी। कहा तो ये जा रहा था कि पुतिन को 48 घंटे में कीव पर कब्जे की उम्मीद। पुतिन को उम्मीद थी कि हमले के चंद घंटों बाद ही यूक्रेन घुटनों के बल होगा, ज़ेलेंस्की देश छोड़ देंगे और जीत के साथ रूस की सेना बैरक में लौटेगी, यूक्रेन में नई सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जंग लगातार खिंचती जा रही है। जंग के मैदान में कहीं तबाह रूसी टैंक दिख रहे हैं तो कहीं रूस के फाइटर जेट जमीन पर धाराशायी पड़े हैं। रूस के टैंक, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन आर्मी के हमले में आसानी से तबाह हो रहे हैं। двустволки, тупо десь в бочину уебали наши пацики. यहाँ तक कि यूक्रेन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के अत्याधुनिक Su-34 को भी मार गिराया। सिर्फ हथियार ही नहीं, जमीन पर रूस की आर्मी भी अब थकी थकी नजर आ रही। यूक्रेन पर रूसी अटैक के पहले दिन डिफेंस एक्सपर्ट को उम्मीद नहीं थी कि रूस के 7 लाख सैनिकों का मुकाबला यूक्रेन की 2 लाख से भी कम संख्या वाली आर्मी कर पाएगी। लेकिन जिस अंदाज में यूक्रेन की फौज ने रूस जैसे सुपर पावर को टक्कर दी है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन जंग में आखिर रूस को अब तक वो कामयाबी क्यों नहीं मिली जो पुतिन चाहते थे। आखिर इस जंग में किस मोर्चे पर रूस कमजोर पड़ रहा है? तो रूस की सेना सभी ताकतवर हथियारों से लैस है, लेकिन इसके बाद भी रूस यूक्रेन की जंग में वो बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद उसे थी। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों रूस की रक्षा श्रेष्ठता को यूक्रेन जैसे कमजोर माने जाने वाले देश ने चुनौती दे दी? आखिर क्यों रूस के हथियारों पर सवाल उठ रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन रूस के खिलाफ कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन जंग में जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये एंटी टैंक मिसाइल है। इससे दुश्मन देश के टैंक और कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट को तबाह किया जा सकता है। इस मिसाइल से हथियारबंद वाहनों से लेकर बंकरों तक को निशाना बनाया जा सकता है। स्ट्रिंगर मिसाइल का भी इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। स्ट्रिंगर मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट को मार सकती है। इसे सैनिक अपने कंधे पर रखकर भी लॉन्च कर सकता है। NLAW मिसाइल का इस्तेमाल भी यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है। NALW मिसाइल को भी कंधे पर रखकर लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 20 मीटर से 400 मीटर की दूरी के टैंक को उड़ा सकती है। बायर कतार ड्रोन से यूक्रेन लगातार रूस के सैन्य काफिलों को निशाना बना रहा है। ये ड्रोन तुर्की से खरीदा गया है। इन हथियारों की बदौलत यूक्रेन ने अब तक रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के अजेय माने जा रहे हथियारों को यूक्रेन ने बड़ा नुकसान दिया है। तो रूस आज से नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही दुनिया के 2 मजबूत देशों में से एक रहा है। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस, ये दुनिया के 2 महाशक्तियां रही हैं। रूस अपने हथियारों के दम पर दुनिया में किसी भी ताकतवर मुल्क को जवाब देने का दमखम रखता है। पश्चिमी देशों की तुलना में रूस ने बहुत कम दाम में दुनिया के कई देशों को हथियार बेचे। S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे कई रूसी हथियार अपने सेगमेंट में दूसरे हथियारों से काफी आगे थे। लेकिन पहले अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग और अब यूक्रेन से जंग में रूसी हथियारों के जैसे प्रदर्शन रहा है, उससे रूस के हथियारों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा है। T-72 टैंक शामिल है इसमें। इस टैंक में दुश्मन के टैंकों को ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैकर,
नई कलीना फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर लगा हुआ है। इस टैंक में इंप्रूव थर्मल साइट के साथ लेजर रेंज फाइंडर भी लगा हुआ है। एरेना एम एक्टिव डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल रूस कर रहा है। ये डिफेंस सिस्टम एयर अटैक से बचाता है। रूस के मुताबिक ये डिफेंस सिस्टम इजराइल और अमेरिका की टक्कर का है। इसके अलावा TOS-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। इसे T-72 टैंक पर लगाया जाता है। इसमें 15 सेकंड से 30 राउंड फायर होते हैं। रूस की आर्मी के पास BM-21 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी है, जिसे ट्रक पर माउंट किया जाता है। इससे 20 सेकंड में 40 राउंड फायर होते हैं। रूस 9K-720 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये 700 किलो तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखती है। रूस BM-30 स्मार्ट हैवी रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये सॉफ्ट टारगेट को तबाह करने में बेहद ही कारगर है। इसकी फायरिंग रेंज 90 किलोमीटर तक की है। यूक्रेन में रूस टॉर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये 16 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन को खत्म करने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल को मार गिराने में यह बहुत ही कारगर मानी जाती है। K-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर का भी रूस की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दुश्मन को भारी नुकसान करने के लिए काम में आता है। Su-34 सुकाई बॉम्बर जैसे बेहद खतरनाक बॉम्बर का भी इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। रूस के हथियार दुनिया में सबसे ताकतवर हथियारों में शुमार है। इन हथियारों की बदौलत रूस डिफेंस सेक्टर में बड़ा प्लेयर माना जाता है। रूस के पास यूक्रेन जंग से पहले $55 अरब के हथियारों के ऑर्डर थे, लेकिन अब इन हथियारों को लेकर सवाल उठने लगे। और अब एक बड़ी खबर यह है कि आज रात 9:15 बजे राष्ट्रपति बाइडेन का संबोधन होगा। रूस के तेल आयात पर बैन का ऐलान कर सकते हैं बाइडेन। जो खबर आ रही थी वो 9:15 बजे बाइडेन की तरफ ऐलान के जरिए तस्दीक उसकी होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के लिए परेशानी खड़ी करने वाली खबर रहेगी। और इसका इंपैक्ट जो है वो भारत पर भी देखने को पड़ेगा, क्योंकि तेल के दामों की कीमत भारत में भी इससे बढ़ सकती है। तो अमेरिका और सहयोगी देश अब तक यूक्रेन को 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल और 2,000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सप्लाई कर चुके हैं। इन हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है और रूसी आर्मी की बढ़त रोक रहा है। यूक्रेन की इस कामयाबी के बाद रूस पर सवाल उठ रहे हैं। रूस पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि क्या रूस की रक्षा ताकत कमजोर है? क्या रूस के हथियार अब पुराने हो चुके हैं? क्या रूस के हथियार उतने अच्छे नहीं जितना दावा किया जाता है? ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि रूस हथियारों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक शामिल है। रूस दुनिया के कई मुल्कों को हथियारों की सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, रूस की अर्थव्यवस्था में हथियारों के निर्यात का बड़ा योगदान है। रूस दावा करता रहा है कि उसके हथियार अमेरिका और पश्चिमी देशों के मुकाबले मजबूत हैं, लेकिन जैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों से यूक्रेन रूस के टैंक और एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे रूस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन जंग में रूस के जैसा प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए सवाल सिर्फ रूस के हथियारों को लेकर नहीं उठ रहे हैं। सवाल रूस की सेना और रणनीति को लेकर भी उठ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जिस सेना ने जर्मनी जैसे खतरनाक और ताकतवर दुश्मन को हराया था, आज उसी रूस की सेना कमजोर मानी जा रही है। यूक्रेन में अब तक अपने लक्ष्य से वो दूर है। रूस की सेना पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इस पर चर्चा से पहले आपको अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट की जानकारी देते हैं। पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों का हौसला गिरा हुआ है। रूसी सैनिकों को नहीं पता कि वो यूक्रेन में क्या कर रहे हैं। रूसी सैनिकों को अपने मिशन की पूरी जानकारी नहीं है। रूसी सैनिक इस वक्त पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं। यूक्रेन में नॉर्थ से ईस्ट तक रूसी सैनिक मुश्किल में हैं। रूसी सैनिकों के लिए सप्लाई और खाने की समस्या बनी हुई है। ये रिपोर्ट अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की है, इसलिए इसे प्रोपोगेंडा भी कहा जा सकता है। यूक्रेन की तरफ से भी रूस के कई सैनिकों का ऐसा वीडियो जारी हुआ है जिसमें रूसी सैनिक को रोते हुए और पुतिन के खिलाफ बोलते हुए दिखाया गया है। इसे भी प्रोपोगेंडा वीडियो कहा जा सकता है। लेकिन 13 दिन बाद यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान को देखते हुए सवाल जरूर उठते हैं। सवाल ये कि क्या रूस की सेना पूरी ताकत से नहीं लड़ रही है? क्या यूक्रेन को लेकर रूस की सैन्य रणनीति में गड़बड़ी है? क्या रूस ने यूक्रेन की सैन्य ताकत को कम आंका? क्या रूस की सैन्य तैयारी आधी अधूरी थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस की सेना को जितना ताकतवर माना जा रहा था, यूक्रेन में उसकी ताकत वैसी नहीं दिखाई दे रही। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इन सवालों पर चर्चा के दौरान ये भी बताते हैं कि 2014 में रूस के साथ हुए संघर्ष के बाद यूक्रेन ने अपनी सेना पर बड़ा निवेश किया है।
यूक्रेन ने नेटो के सैन्य अधिकारियों की मदद से अपनी सेना को ट्रेन किया। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग दिलाई गई। इसलिए रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि रूस ने रणनीति के तौर पर यूक्रेन की सैन्य ताकत को आंकने में गलती की। रूस 2014 की तरह यूक्रेन को कमजोर आंकता रहा। शायद यही उसकी बड़ी गलती थी। रूस की तरफ से यूक्रेन में इस्कंदर मिसाइलों का नई खेप पहुंचाई जा रही है। इससे पहले रूस के एक सैन्य काफिले की तस्वीर वायरल हुई थी। 64 किलोमीटर लंबा यह सैन्य काफिला कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा था। इस काफिले पर 2 बार हमला भी हुआ था, लेकिन इसके बाद इस काफिले की जानकारी नहीं मिली। सवाल यह कि आखिर रूस का यह भीमकाय काफिला कहां है? इन सवालों के बीच यूक्रेन के शहरों पर रूस की बमबारी जारी है। इस बमबारी के कारण अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। तोपों से गोलों की बारिश हो रही है। ड्रोन पूरे काफिले को तबाह कर रहे हैं। ऑयल टैंक धू धू कर जल रहा है। यूक्रेन पर रूस के अटैक के 13वें दिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। Ну що, як вам гостеприємність щирих українців, бля? Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука! रूस की आर्मी ने यूक्रेन के शहर सूमी पर लगातार बमबारी। भारी बमबारी से सूमी शहर में खौफ का मंजर। जब रूस ने लोगों को निकलने के लिए सीज फायर किया तो शहर छोड़ने वालों की लंबी लाइन लग गई। दहशत में डूबे लोग इस बात को लेकर खौफजदा हैं कि सीज फायर खत्म होने के बाद रूस सूमी पर और बारूद बरसाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव भी रूसी फाइटर जेट्स के निशाने पर है। कीव पर लगातार बारूद बरस रहा है। इस बारूदी बरसात के बीच लोग कीव से बाहर निकल रहे हैं। जबरदस्त फायरिंग देखिए, जबरदस्त फायरिंग हो रही है इस समय आपको दिख रही है। जबरदस्त फायरिंग आपको दिख रही है इस समय। ये देखिए एग्जैक्टली हम लोग वहां खड़े हैं फ्रंट लाइन के पास और आपको हम बसें दिखा रहे हैं यहाँ से। इन सारी बसों में लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए इन सारी बसों में बैठे हुए हैं लोग और ये जो है लगातार फायरिंग हो रही है। लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं पर ये जबरदस्त फायरिंग हो रही है मुश्किल से यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन शेल्स यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। ये है कीव के फ्रंट लाइन की तस्वीर। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। रूस की सेना ने पिछले 10 दिनों से कीव की घेराबंदी की है। लगातार कीव पर आसमानी हमला हो रहा है। इस हमले ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। लोग किसी भी सूरत में कीव छोड़कर जाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं हूँ, इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रूस की फौजें हैं और उधर से लगातार आर्टिलरी शेल फायर हो रहा है। इधर से जवाब दिया जा रहा है और ये देखिए एक और बस यहाँ पर आके लग गई है जहाँ पर ये बैठ रहे हैं। ये है तस्वीर इस जगह की फ्रंट लाइन के करीब की। एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है क्योंकि इतना यहाँ पर ज्यादा शेलिंग हो रही है कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। खार्किव, खेरसोन, मरियुपोल और चेर्निहिव में लगातार रूसी सेना हमला कर रही है। यूक्रेन की फौज भी जमीन पर रूस को टक्कर दे रही है, लेकिन अपनी आसमानी ताकत के बदौलत रूस यूक्रेन के शहरों को खंडहर बनाए जा रहा है। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तुम्हें जिताना है। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। मैं आकाश बाइजू।